19 और 20 के एमसीक्यूज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंगली। अब हम चैप्टर 18 के एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, चैप्टर 18 के एमसीक्यूज मैं आपको दो वीडियोस के अंदर दूंगा। पहले मैं आपको कुछ आसान एमसीक्यूज करवा रहा हूँ, उसके बाद हम थोड़े से टिपिकल एमसीक्यूज को भी डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल अभी तो मैं आपको टॉपिक वाइज करा रहा हूँ, इसके बाद वाली वीडियो में हम जनरलाइज्ड करके पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, पहले एमसीक्यूज में वो आपसे कह रहा है ब्रैकेट सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम लाइज इन। तो आपको पता है कि ब्रैकेट सीरीज के अंदर जो हाइड्रोजन है वो कहाँ पे लाई करता है, वो इंफ्रारेड के अंदर करता है। तो हम यहाँ पे लगा देते हैं इंफ्रारेड, ठीक है। वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आपने पढ़ा होगा पूरा। जैसे लेमन है तो लेमन कहाँ करता है, अल्ट्रावायलेट में। अगर बामर है तो बामर कहाँ करता है, बामर विजिबल में करता है। तो ये सारी स्पेक्ट्रल लाइंस आपने पढ़ी होंगी जब आप चैप्टर 18 पढ़ रहे होंगे। फिर वो आपसे कह रहा है द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ फोटोन इमिटेड इन बामर सीरीज, ठीक है। बामर सीरीज के अंदर जो इलेक्ट्रॉन इमिट आउट हो रहा है तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ क्या होगी। अच्छा, ये आपने इंटर के अंदर पढ़ा होगा, मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, बाकी सारा काम आप उसी के अकॉर्डिंगली करेंगे। तो इसका फॉर्मूला आप देख लीजिए। वैसे तो ये आपने बहुत दफा पढ़ा होगा वेवलेंथ का फॉर्मूला। तो वेवलेंथ के लिए आप लिखते होंगे 1/λ, ठीक है। अच्छा, अब लेमडा का साइन हम इसमें बना ही सकते हैं, तो मैं लेमडा की जगह वेवलेंथ ही लिख रहा हूँ। तो मैं वेवलेंथ को पूरा लिख देता हूँ। तो 1/वेवलेंथ, ठीक है, बराबर होती है किसके, 1 बाय, पहले RH रेडबर्ड्स कांस्टेंट, फिर उसके बाद आपने एक ब्रैकेट पढ़ा होगा, ब्रैकेट के अंदर 1/NF का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1/NI का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अच्छा, अब इस फॉर्मूले के अंदर आपने काम कैसे करना है, तो 1/वेवलेंथ तो बिल्कुल सेम रहेगी, बिल्कुल एज इट इज। सो 1/वेवलेंथ तो मैं जल्दी से ऐसे ही लिख देता हूँ, 1/वेवलेंथ इक्वल RH की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 1.09678 मल्टीप्लाई 10⁻⁷। ये सब आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। और फिर ब्रैकेट है, उसके बाद NF की वैल्यू क्या होगी, NF की वैल्यू 2 होगी, क्योंकि आप किस सीरीज पे काम करें, बामर सीरीज पे। बामर सीरीज में N की वैल्यू, NF की वैल्यू 2 कंसिडर की जाती है, लेकिन 2 का साथ में क्या होगा, स्क्वायर। अब स्क्वायर डालना इसमें मेरे लिए मुश्किल होगा, तो इसलिए मैं सिर्फ यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, 2 की पावर का स्क्वायर। जब मैं 2 का स्क्वायर करूंगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डायरेक्ट 4। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 4, ठीक है, माइनस। अब याद रखिएगा वो आपसे कह रहा है कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ में हम क्या करते हैं, एक वैल्यू बढ़ा के रखते हैं। तो सॉरी, शॉर्टेस्ट में हम क्या करते हैं, हम इन्फिनिटी को यूज करते हैं। अब आपके पास वैल्यू कितनी है, पहली तो NF की वैल्यू आपके पास 2 है क्योंकि बामर सीरीज है। अब क्योंकि आप शॉर्टेस्ट पे काम करें तो आप NI की वैल्यू क्या रखेंगे, इन्फिनिटी। और जब आप इन्फिनिटी को 1 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 0। अच्छा, अब आप सिंपल क्या करेंगे, अब आप इसको सॉल्व कर देंगे कैलकुलेटर से। अच्छा, ये याद रखिएगा ये 107 नहीं है, ये 10⁻⁷ है, ठीक है। इस पूरे एक्सप्रेशन को आप सॉल्व कर दीजिएगा कैलकुलेटर से। उसके बाद आपके पास ये आ जाएगा 1/λ। तो आपने तो सिर्फ लैम्डा निकालना था, तो आप पूरी वैल्यू को 1 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास आंसर आ रहा होगा कुछ 3.64 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ कुछ 9 -9 करके। तो इसको जब आप, या -7 करके, तो इसको जब आप नैनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा कुछ 364.4। तो इसकी न्यूमेरिकल्स आपने इंटर में बहुत किए होंगे, तो बिल्कुल सेम उसी तरह से ये MCQ सॉल्व होगा। मैंने आपको हिंट दे दी है कि 1/λ बराबर होता है RH 1/NF स्क्वायर माइनस 1/NI स्क्वायर। NF की जगह पर आप 2 पुट करेंगे क्योंकि बामर सीरीज है, और NI की जगह आप इन्फिनिटी यूज करेंगे क्योंकि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मालूम करनी है। तो एक पोर्शन तो 0 हो जाएगा, फिर आप उसे 1/4 को जब आप RH से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक स्पेसिफिक आंसर आ जाएगा। ये आंसर आपके पास वेवलेंथ का नहीं है, ये 1/वेवलेंथ का है। तो आपने क्योंकि वेवलेंथ निकालनी है तो आप अपने आंसर को 1 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास एक वेवलेंथ आ जाएगी। और फिर जब आप उसे नैनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो वो आपके पास आंसर आएगा 364.4, ठीक है। आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, लेकिन अगर आपसे फिर भी नहीं होता तो आप मुझसे कमेंट पे पूछ लीजिएगा। तो फिलहाल मैं इसका करेक्ट ऑप्शन हाईलाइट कर रहा हूँ, डेट इज 364.4।
4। फिर वो आपसे कह रहा है अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम, बोर्स थ्योरी के मुताबिक only those atoms orbits with radii r and atomic shell n around the nucleus are known which have the angular momentum। so बहुत बड़ा एमसीक्यूज है, इसमें काफी सारी बकवास लिखी हुई, बस आपने इस एमसीक्यूज को कैच करना है एंगुलर मोमेंटम से। तो आपको पता है होना चाहिए कि एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होता है, NH/2 के। ये भी आप बोर्स के डेरिवेशन में बहुत दफा पढ़ चुके होंगे कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करना चाहता है तो उसका एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होगा, NH/2 के। तो बहुत आसान एमसीक्यूज था। फिर लिखा हुआ है इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन द वेवलेंथ दैट इज विजिबल टू ह्यूमन, इसका मतलब विजिबल रेंज वो आपसे पूछ रहा है। तो बेटा विजिबल रेंज होती है 400 टू 700 नैनोमीटर, ये कांस्टेंट है। फिर वो आपसे कह रहा है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ लाइंस, अल्ट्रावायलेट भी है, विजिबल भी, इंफ्रारेड भी, तो सारी होती हैं, ठीक है। अगर आप लाइमन की बात करते हैं तो अल्ट्रावायलेट है, अगर आप बामर की बात करते हैं तो विजिबल है, और अगर आप फिर पैशन ब्रैकेट या फंड की बात करते हैं तो फिर वो इंफ्रारेड की तरफ जाना शुरू कर देती है। तो इसमें सारे ही ऑप्शन सही है, तो ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। फिर वो आपसे कह रहा है कि the Paston series is obtained when the electron in hydrogen atom jumps from higher orbit n is equal to। वो कह रहा है कि पेस्टन सीरीज हमें ऑब्टेन होती है, कब होती है, जब इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जम करता है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जम करता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो जम करता है थर्ड ऑर्बिट से। इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जम करता है, थर्ड ऑर्बिट में। तो वो आपसे कह रहा है कि द पेस्टन सीरीज इज ऑब्टेन व्हेन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम जम्प्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट n इज इक्वल टू, ठीक है। वो कहाँ से जम कर रहा है, वो जम करके कहीं भी है, लेकिन वो जम करके कहाँ आ रहा है, थर्ड में। तो फिर आप उसे किसका नाम देते हैं, आप उसे पेस्टन सीरीज का नाम देते हैं। इसी तरह से अगर वो बामर सीरीज कहता तो आप यहाँ पर 2 टिक करते। इसी तरह से अगर वो आपसे ब्रैकेट कहता तो फिर आप क्या टिक करते, 4। लाइमन कहता तो आप क्या टिक करते, 1। तो इसका आंसर सिंपल 3 है। फिर वो आपसे कह रहा है कि बामर सीरीज इज ऑब्टेन्ड, बामर सीरीज कब ऑब्टेन्ड होगी, तो हमें पता है कि जब इलेक्ट्रॉन कहाँ टर्मिनेट करेगा, सेकंड ऑर्बिट में। लैमिन में 1 में करता है, अभी यही डिस्कशन हो रही थी हमारी। फिर वो कह रहा है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट में आ रहा है, चाहे कहीं भी है, लेकिन वो आ कहाँ पे रहा है, पहले ऑर्बिट में आ रहा है। तो अगर वो पहले ऑर्बिट में आता है तो बेटा इसे हम क्या कहते हैं, लाइमन सीरीज कहते हैं। अगर वो सेकंड में आता तो हम उसे बामर सीरीज कहते हैं, ठीक है। अगर वो थर्ड में आता तो उसे हम क्या कहते हैं, पेस्टल सीरीज कहते हैं। फिर वो आपसे कह रहा है द फ्रीक्वेंसीज इन स्पेक्ट्रल लाइंस इमिटेड इन लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज के अंदर जो स्पेक्ट्रम आता है हमारे पास वो अल्ट्रा वायलेट रीजन का होता है। जिस तरह से बामर में विजिबल होता है, इसी तरह से लाइमन के अंदर अल्ट्रा वायलेट होता है। फिर वो आपसे कह रहा है द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ थर्ड बोहर ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम टू द रेडियस ऑफ फर्स्ट बोहर, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप इसे, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन इसे करूं तो इसे आप, मैं आपके लिए सॉल्व कर रहा हूँ, इसे आप जरा इसे अच्छे से नोट करें। देखिए, हमें पता है कि अगर मैं थर्ड ऑर्बिट की बात करूं तो थर्ड ऑर्बिट का जो रेडियस होगा, इसका मतलब R3 किसके बराबर होगा, एन स्क्वायर, ठीक है। एन स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.529 डिग्री एमस्ट्रॉन्ग, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि R3 है तो जाहिर है n की वैल्यू कितनी पुट करूंगा, 3। तो जब मैं 3 का स्क्वायर निकालूंगा तो 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0.529 डिग्री एमस्ट्रॉन्ग। इसी तरह से, बिल्कुल इसी तरह से, अब वो आपसे क्या कह रहा है कि थर्ड ऑर्बिट से लेके अगर हम पहले ऑर्बिट की रेशियो देखें तो R1 कैसे निकालेंगे आप, R1 में n का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.529 डिग्री एमस्ट्रॉन्ग। अब जाहिर है अगर R1 है तो आप n की वैल्यू क्या पुट कर रहे होंगे, आप n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, और 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो मल्टीप्लाई बाय 0.529 डिग्री एमस्ट्रॉन्ग। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक जगह पे आपके पास 9 है और एक जगह पे आपके पास क्या है, 1 है। तो इसकी रेशियो कितनी आ गई, 9:1। आसान सा न्यूमेरिकल था। अच्छा, अब हम कर रहे हैं एक्सरे के न्यूमेरिकल्स। लिखा हुआ है एक्सरेज आर,
एक्सरेज क्या है? एक्सरेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जो कि सिर्फ एनर्जी के पैकेट्स पर कंसिस्ट करती हैं, किसी मास पर कंसिस्ट नहीं करती, और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होती। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं हो रही होती। ठीक है, तो इसका आंसर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। फिर वो आपसे कह रहा है कि एक्सरेज आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय। अब एक्सरेज जो है वो असल में न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं, क्योंकि एक्सरेज तो सिर्फ फोटॉन्स पर कंसिस्ट करते हैं, और फोटॉन्स पर ना नेगेटिव चार्ज होता है ना पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसकी वजह से ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होते हैं और ना ही ये मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होते हैं। तो आंसर है बोथ ऑफ दीज। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज में वो आपसे कह रहा है द एनर्जी ऑफ एक्सरे क्वांटम ऑफ वेवलेंथ 1 × 10⁻⁻⁻ वो कह रहा है कि एनर्जी क्या होगी एक्सरे की, जबकि उस एक्सरे की जो वेवलेंथ है वो कितनी है? 1 × 10⁻⁻10। मैं इसका फॉर्मूला आपके लिए लिख देता हूँ यहाँ पर, आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, नहीं आए तो आप मुझसे कमेंट पर पूछ सकते हैं। ठीक है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है, एनर्जी बराबर है एच सी ओवर लेमडा। एच सी ओवर लेमडा। अब जाहिर है लेमडा को तो मैं लिख नहीं सकता यहाँ पर, तो मैं लेमडा की जगह क्या लिख रहा हूँ? वेवलेंथ। ठीक है। अच्छा, अब एच की जगह पर आप क्या पुट करेंगे? एच बराबर होता है 6.625 या 6.63 मल्टीप्लाई 10⁻, ठीक है, -34, मल्टीप्लाई 10⁻⁻34 मल्टीप्लाई बाय सी की वैल्यू कितनी होती है? 3 मल्टीप्लाई 10⁻8। ठीक है। और फिर वो आपसे कह रहा है साथ में डिवाइड में क्या चीज है? वेवलेंथ। तो डिवाइडेड बाय वेवलेंथ, और वेवलेंथ आपको कितनी दी हुई है? 1.0 मल्टीप्लाई 10⁻−10। क्वेश्चन में आपको -10 पावर दी हुई है। ठीक है, तो इसे जब आप सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से, तो कैलकुलेटर आपको लिखा हुआ दे देगा 1.99 मल्टीप्लाई 10⁻−15 जूल। ठीक है, तो इसका आंसर है 1.99 मल्टीप्लाई 10⁻−15 जूल। इस एक्सप्रेशन को आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिएगा, कैलकुलेटर आपको 1.99 मल्टीप्लाई 10⁻−15 जूल आंसर शो कर देगा। अच्छा, खैर इसे मैं हाईलाइट कर देता हूँ। फिर अगले एमसीक्यूज में वो आपसे कह रहा था एक्सरेज आर आल्सो नोन एज, तो एक्सरेज को हम रोइंजन रेज भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि रोइंजन एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एक्सरेज को डिस्कवर किया था। फिर वो आपसे कह रहा है कि व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ एक्सरे। एक्सरे की वेवलेंथ क्या होगी? उस फ्रीक्वेंसी इज 1 × 10⁻18 हर्ट्ज। तो इसके लिए भी मैं फॉर्मूला यहाँ पर लिख देता हूँ आपके लिए, आप इसे फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली सॉल्व कर लीजिएगा, और नहीं आए तो फिर मुझसे पूछ लीजिएगा। तो इसका फॉर्मूला यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। अच्छा, फ्रीक्वेंसी बराबर होती है सी ओवर लेमडा के, लेकिन बात वही है कि लेमडा को मैं यहाँ लिख नहीं सकता, इसलिए मैं वेवलेंथ लिख रहा हूँ, उसका पूरा नाम लिख देता हूँ। अब देखिए हमें क्या मालूम करना है, वो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द वेवलेंथ, इसका मतलब आपने वेवलेंथ मालूम करनी है। तो वेवलेंथ डिवाइड हो रही थी, तो वेवलेंथ को हम इक्वल की दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, ठीक है, इक्वल के ऊपर आ जाएगा, और एफ को अगर मैं इक्वल की दूसरी तरफ ले जाऊं तो एफ नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो वेवलेंथ बराबर हो जाएगा सी ओवर एफ के। ठीक है। अच्छा, स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू आपको पता है, फ्रिक्वेंसी आपको दी हुई है, तो दोनों की जगह पे वैल्यूज रखें। ठीक है, सी की जगह पर आप रखेंगे 3 मल्टीप्लाई 10⁻8, और फ्रिक्वेंसी आपको क्या दी हुई है? 1.0 मल्टीप्लाई 10⁻18। तो कैलकुलेटर आपको लिखा हुआ दे देगा 3.0 मल्टीप्लाई 10⁻−10 मीटर। तो आप इसे कैलकुलेटर से एक दफा सॉल्व कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट एमसीक्यूज में वो आपसे कह रहा है डैश आर प्रोड्यूस इज हेवियर एटम्स आर बाउंस्ड बाय इलेक्ट्रॉन व्हिच हैव बीन एक्सेलरेटेड थ्रू थाउजेंड्स ऑफ वोल्ट। तो बेटा ये तो एक्सरे की डेफिनेशन है सिंपल सी। तो
इसका आंसर एक्सरे है। एक्सरे जब आपने टॉपिक पढ़ा होगा तो आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी, तो ये एक्सरे की डेफिनेशन है। फिर वो आपसे कह रहा है एक्सरे इज डिस्कवर्ड बाय, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि एक्सरे को हम रोएंटगन रेस कहते हैं। क्यों? क्योंकि रोएंटगन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सरेज को डिस्कवर किया था। तो यहाँ पर आंसर में हम लगा देते हैं रोएंटगन। फिर वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक ऐसी वेव्स होती हैं जो कि फोटॉन्स पर कंसिस्ट करती हैं। तो बेटा बीटा रेस तो करती नहीं है, उनमें इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। अल्फा पार्टिकल के अंदर प्रोटॉन्स भी होते हैं, न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। एक एक्सरेज हैं जो कि सिर्फ एनर्जी पर कंसिस्ट करती है। वो आपसे कह रहा है द वेवलेंथ ऑफ एक्सरे, बेटा ये फिक्स्ड है। इसका आंसर है 0.1 नैनोमीटर टू 1 नैनोमीटर, ये आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो रिड्यूस सिलेबस के अंदर है वो लेजर है। तो लेजर इज प्रोड्यूस ड्यू टू, ये लेजर का टॉपिक आपने पढ़ा होगा। लेजर जब भी हमें प्रोड्यूस करवाना होता है तो हम स्टिमुलेटेड इमिशन करवाते हैं रेडिएशन की, ठीक है। फिर वो आपसे कह रहे थे नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स, तो बेटा 3 एनर्जी लेवल्स होते हैं। एक तो ग्राउंड स्टेट होता है, एक मेटा स्टेबल स्टेट होती है, और फिर एक एक्साइटेड स्टेट होती है। तो 3 स्टेट्स हमारे पास आती हैं लेजर के केस में। फिर वो कह रहा है इन लेजर द हाफ लाइफ टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मेटा स्टेबल स्टेट, तो ये सिर्फ बहुत कम टाइम के लिए आती है, 10⁻³ सेकेंड के लिए, बहुत कम टाइम के लिए आती है स्टेट। फिर वो आपसे कह रहा है 3 डायमेंशनल इमेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग लेजर। जो आपके पास 3D इमेजेस बनती हैं, 3D इमेजेस बनती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की, ठीक है, लेजर्स को यूज करते हुए, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं होलोग्राफी। फिर कह रहा है रूबी लेजर इज अ क्रिस्टल ऑफ, तो बेटा रूबी लेजर जो है वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड के क्रिस्टल्स होते हैं। तो इसका आंसर है Al2O3। फिर वो आपसे कह रहा है कि लेजर प्रोड्यूसेस, तो लेजर क्या प्रोड्यूस करता है? लेजर एक न्यूट्रॉन बीम तो प्रोड्यूस करता है नहीं, न्यूट्रॉन तो रिलीज नहीं होते, नहीं इलेक्ट्रॉन बीम को प्रोड्यूस करता है, वो कोहेरेंट बीम ऑफ लाइट प्रोड्यूस करता है। हाँ, कोहेरेंट बीम ऑफ लाइट प्रोड्यूस करता है। कोहेरेंट बीम करता है, इंटेंस बीम करता है, मोनोक्रोमेटिक बीम करता है। तो लेजर जब आपने पढ़ा होगा तो वहां आपने पढ़ा होगा कि कोहेरेंट बीम ऑफ लाइट को प्रोड्यूस कर रहा होता है। फिर रूबी लेजर इज अ क्रिस्टल ऑफ, तो बेटा रूबी लेजर के अंदर एल्यूमिनियम से मिलता जुलता हम क्रिस्टल यूज कर सकते हैं जो कि क्रोमियम आइंस के बने हो सकते हैं। तो अगर एल्यूमिनियम नहीं है तो क्रोमियम आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। फिर वो कह रहा है द लेजर इज अ डिवाइस विच कैन प्रोड्यूस, लेजर इंटेंस बीम भी कर सकता है, ठीक है, इंटेंस बीम। फिर लिखा हुआ है मोनोक्रोमेटिक, इंटेंस बीम का मतलब वो जो लाइट है उसकी शिद्दत ज्यादा होगी। फिर वो कह रहा है मोनोक्रोमेटिक, मोनोक्रोमेटिक का मतलब है कि लाइट का कोई एक कंपोनेंट होगा। जैसे अगर आप विजिबल लाइट की बात करें तो विजिबल लाइट को जब हम प्रिज्म के थ्रू ब्रेक करते हैं तो 7 डिफरेंट लाइट्स में आ जाती हैं, हमारे पास आ जाती हैं, जिसमें हम उसका एक जनरलाइज नाम पढ़ते हैं विबग्योर। तो विबग्योर का मतलब होता है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, फिर ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये 7 कलर्स हमारे पास आते हैं। तो इन 7 कलर्स में से कोई एक हो तो उसे हम कहते हैं मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट। जैसे अगर आपने लेजर लाइट देखी हो तो उसमें हम रेड कलर या ग्रीन कलर ज्यादातर यूज करते हैं। तो मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट होती है, और कोहेरेंट बीम ऑफ लाइट भी होती है, तो अभी आपने ऊपर पढ़ा। तो बेटा इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में मैंने आपको इतनी ही चीजें पढ़ा रही थी, बाकी नेक्स्ट वीडियो में फिर हम जर्नलाइज इसके एमसीक्यूज करते हैं। अल्लाह हाफिज।